कानपुर के माल रोड टैक्सी स्टैंड पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल होगी, उसे एक पुलिस वाला दिखाई देता है। वह दौड़ती हुई उसके पास जाती है और बताती है, साहब मेरे साथ जो व्यक्ति है वह मेरा डेली रेप करता है, बलात्कार करता है। इतना ही नहीं, वह अन्य लोगों के साथ भी यह गंदा काम करवाता है। तभी एक व्यक्ति बुजुर्ग पुलिस के पास आता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि साहब, यह मेरी बेटी है और यह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। इसका इलाज कराने के लिए मैं इसे कानपुर लेकर आया हूँ। इसने जो भी कहा वह मुझे नहीं पता है, पर जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस वाला बुजुर्ग से कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वह व्यक्ति बताता है, मैं पेशे से एक प्राइवेट टीचर हूँ और मैं अपनी बेटी का इलाज कराने आया हूँ। लड़की कुछ बोल पाती या उससे पुलिस वाला कुछ कह पाता, वह व्यक्ति लड़की को लेकर वहां से चला जाता है। वास्तविकता यह थी, ना तो वह उसकी बेटी थी, ना ही वह उसका बाप था। लड़की अपनी आप बीती बताना चाहती थी, पर मौका नहीं मिल पाया सही तरह से और वह पकड़ी गई। आगे क्या होता है यह तो भविष्य के घर में छुपा है, लेकिन लड़की के साथ लगातार अपराध हो रहा था तो अपने आप में काफी भयानक और परेशान करने वाला है। लेकिन लड़की के साथ लगातार अपराध हो रहा था जो अपने आप में काफी भयानक और परेशान करने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आयुष अवस्थी आपको आज सच्ची घटना जो सुनाने में जा रहा हूँ, यह घटना उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी क्षेत्र के हैदरगढ़ थाने की है। हैदरगढ़ थाने के पुलिस इंस्पेक्टर लगभग 55 या 56 साल के जो व्यक्ति हैं, तो जीप में बैठाकर कोर्ट के लिए तैयार होते हैं। तभी 8 से 9 महिला सिपाही द्वारा उस जीप के अंदर बैठे व्यक्ति पर हल्ला बोल दिया जाता है। अंदर बैठे व्यक्ति को महिला सिपाही बाहर खींचकर बुरी तरह पीटना शुरू कर देती है। वही इंस्पेक्टर थाने में मौजूद अन्य सिपाहियों को उस बुजुर्ग से बचाने को कहता है। महिला सिपाहियों से लगातार गुहार भी लगाने की कोशिश करता है, पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मगर जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर जीप में बैठाते हैं तभी हंगामा शुरू हो जाता है। कोर्ट जाते समय इंस्पेक्टर को सारा घटनाक्रम चलचित्र की भांति याद आता है। अभी कुल 3 महीने ही पुरानी बात है। बात अभी कुछ 3 महीने पुरानी थी। हाँ, शायद 8 अक्टूबर 1997 का दिन था। सुबह का वक्त था। वह अपने थाने में बैठकर आए हुए फरियादों की बात, भीड़ की वजह से लाइन लगी हुई थी, एक एक करके लोग आ रहे थे, अपनी बात बता रहे। तभी उसकी नजर एक दूर खड़े बुजुर्ग दाम्पत्य पर जाती है। वह लाइन से दूर खड़ा भीड़ के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। वह इस कोशिश में थे कि जब लोग खत्म होंगे तब मैं जाकर अपनी बात कहूंगा। आखिरकार इंस्पेक्टर की नजर अनायास उन पर पड़ जाती है और इंस्पेक्टर उनको अपने पास बुलाता है। उनसे पूछता है, चाचा क्या बात है, इतनी देर से आप यहाँ खड़े हैं, क्या कोई परेशानी है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चाचा कहते हैं, सर पहले सबकी शिकायत सुन लीजिए, मैं बाद में आराम से सुनाऊंगा। अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, सामने चबूतरे पर बैठ जाओ। इंस्पेक्टर बुजुर्ग दाम्पत्य को चबूतरे पर बिठा देता है। लगभग 2 घंटे का इंतजार करने के बाद उसका नंबर आता। अपनी बात कहता है और वह साहब से अपने अकेले में बात करने की बात बोलता है। सिर्फ अकेले ही वह बात करेगा, ऐसा बार बार इंस्पेक्टर से बोलता है। तो इंस्पेक्टर इधर उधर देखकर कहता है, इतने सारे लोग थे, उनके सामने नहीं कहा, पुलिस वालों के सामने भी अगर तुम्हें बात करने में शर्म आ रही है तो जाइए अपने घर। वो कहता है, साहब बस एक बार सुन तो लीजिए कि आखिरकार बात क्या है। तो इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है बताइए, जो भी आसपास हमारा सिपाही रहेगा, लेकिन मैं उनको दूर कर देता हूँ। तब वह दाम्पत्य रोने लगता है। अभी बात की शुरुआत ही नहीं की थी। तभी इंस्पेक्टर उसको डांटता है, मेरे सामने कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है, जो बात है बताइए। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, साहब मेरी लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, वह अपने घर से गायब है, घर लौटकर नहीं आई है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। तब इंस्पेक्टर एक बार फिर उसी अंदाज में पुलिस वालों के तरीके अपनाते हुए कहता है कि तेरी लड़की भाग गई होगी किसी के साथ, जाकर रिश्तेदार जान पहचान वाले लोगों से बोलो और उसकी खोजबीन करो। जिस लड़के से लड़की का अफेयर है उसके साथ कहीं घूम रही होगी, पता कर। यहाँ थाने में अब यही करने के लिए पुलिस के पास टाइम नहीं बचा हुआ है, चल भाग यहाँ से। फिर वह बुजुर्ग व्यक्ति एक बार फिर से रिएक्ट करता हुआ कहता है, साहब मेरी पूरी बात तो सुन लो, अगर सुनने के बाद लगता है कि आपको हमारी मदद करनी चाहिए तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा। साहब मेरी लड़की वह गांव में एक प्राइमरी पाठशाला में कक्षा 4 की विद्यार्थी है, लेकिन लगातार 4 साल तक तो पास होती रही, लेकिन जब उसको चौथी क्लास में पास होना था, यानी 5वीं में जाना था, तो वो उसको फेल कर दिया जाता है। और हमने भी जानने की कोशिश की, अच्छी होशियार लड़की थी, तो उसे फेल क्यों किया गया। एक दिन मास्टर जी के पास जाते हैं और कहते हैं, मास्टर जी जब हमारी बेटी अच्छी खासी होशियार और पढ़ने लिखने वाली छात्रा है तो उसको फेल क्यों किया जाता है, क्या बात है। तब मास्टर जी कहते हैं, तुम्हारी बेटी पढ़ने में बहुत कमजोर है, उसका एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाने की जरूरत है, इसलिए उसके मार्क्स कम आए थे, जिसकी वजह से उसको चौथी कक्षा में दोबारा पढ़ना पड़ेगा और मैं उसे आगे पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकता। बुजुर्ग गांव का सज्जन व्यक्ति था। सीधा साधा मास्टर की बात सुनकर वह घर आ जाता है और स्कूल बंद होने के बाद वह एक्स्ट्रा क्लास देने की बात कर लेता है। जब स्कूल से वापस आता है
उसने कुछ ही दूरी पर उस व्यक्ति का मकान होता है। वह लड़की जब स्कूल के छुट्टी होने के बाद वहीं पे रुक जाती है। मास्टर जी उसे पढ़ाते हैं। यह सिलसिला दिन प्रतिदिन के लिए शुरू हो जाता है। गांव का एक व्यक्ति उस बुजुर्ग के पास जाता है और उससे पूछता है कि स्कूल बंद हो जाने के बाद तुम्हारी बेटी कहाँ जाती है। तो वह व्यक्ति कहता है कि हमारी बेटी पास के ही मास्टर जी के पास जाती है एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए, क्योंकि वह काफ़ी कमज़ोर हो गई है पढ़ाई लिखाई में, इसलिए मास्टर जी ने बोला है कि उसको एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत। वह आदमी कहता है यह तो सब ठीक है कि आपकी बेटी एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाती है, लेकिन आपको पता है कि एक्स्ट्रा क्लास बंद कमरे में क्यों दी जा रही है? इस बात की चर्चा पूरे गांव में चल रही है। तुम किस तरीके के बाप हो? तुम तो बेफिक्र होकर उसको छूट दे रखी है एक्स्ट्रा क्लास जाने की, पर कुछ जानने की तुमने ज़रूरत भी नहीं समझी। आखिरकार बंद कमरे में क्या चल रहा है? यह बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है और वह अगले दिन उसी वक्त का इंतजार करने लगता है। अगला दिन आता है, स्कूल की छुट्टी होती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसकी बेटी पढ़ने के लिए चली जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति देखता है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह जहाँ जा रही है उस मास्टर के कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर लड़की और शिक्षक होते हैं। शिक्षक की उम्र लगभग 57 साल के आसपास होती है। शिक्षक का नाम गुलाम अली है, जो विद्यालय के हेडमास्टर होते हैं। वह कभी कभी विद्यालय आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं। हेडमास्टर भी खुश रहते हैं और उनके सहायक भी खुश रहते हैं, लेकिन दोनों की प्रसन्नता अलग अलग है। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद कमरे के अंदर क्या चल रहा होता है यह किसी को नहीं पता। लड़की के पिता वहां पे जाता है और यह सब देखने के बाद जोर जोर से दरवाजा पीटना चालू कर देता है। तभी अंदर से मास्टर जी बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि तुमको तमीज नहीं है, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी पास हो? वह कहता है कि साहब, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर भेजा हुआ है अपनी बेटी को, ताकि वह पास हो सके, क्योंकि किसी से भी मैं जब इसकी शादी की बात करूंगा वो बस यही पूछेगा कि तुम्हारी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, और आप है कि इसे बंद कमरे में कुछ पढ़ा रहे हैं। अगर इस तरीके से रखेंगे तो पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी, फिर इससे कौन शादी करेगा? उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को मास्टर जी के साथ जिस हालत में देखा तो उसके हाथ पैर फूल गए और उसे अपने घर जाने के लिए कहने लगा। कहता है बेटी अब विद्यालय बिल्कुल नहीं जाएगी और उसका नाम कटवा दिया। हेडमास्टर बोला क्या हो गया? बुजुर्ग बोला अभी 2-3 दिन पहले ही सब कुछ पता चला है और तीसरे दिन विद्यालय से उसका नाम कटवा दिया। नाम कटने के बाद मास्टर जी को जब भी मौका मिलता था किसी ना किसी बहाने लड़की को विद्यालय बुला लेते थे, और विद्यालय बुलाने के बाद उसके क्या क्या करते थे पता भी नहीं। लेकिन उसके अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि लड़की अचानक से गायब हो जाती है और मास्टर जी भी गायब हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति अपनी बेटी की सारी बात पुलिस के सामने साझा करता है तो इंस्पेक्टर भी कुछ पल के लिए हैरान और परेशान हो जाता है, और लगभग यही बातें अपनी पत्नी से भी बोलने के लिए वह बुजुर्ग कहता है। गड़गड़ाते हुए कहता है कि मेरी बेटी को वापस ला दीजिए, बेटी नहीं आएगी तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, हम क्या करेंगे? जब बात आती है तहरीर खाने की आती है तब वह बुजुर्ग दाम्पत्य मना कर देता है और कहता है कि आप ऐसे ही खोजबीन कर दीजिए। इंस्पेक्टर कहता है आपको तहरीर लिखवानी ही पड़ेगी, जांच तभी आगे बढ़ पाएगी, बिना तहरीर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब वह दोनों दाम्पत्य रोते हुए इंस्पेक्टर के पैरों में गिरते हुए कहते हैं साहब आप बात समझ लीजिए, तहरीर मत लिखिए, मुकदमा मत दर्ज करिए, वरना हमारे गांव में बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। साहब बात अगर तहरीर तक पहुंचेगी, मुकदमा दर्ज होगा तो गांव तक बात पहुंच जाएगी, अखबारों में भी बात छप जाएगी और अखबार में छपते ही हमारी बदनामी हो जाएगी। बिना किसी तहरीर के कार्रवाई आप प्रारंभ कर दीजिए। तब इंस्पेक्टर दाम्पत्य को भरोसा दिलाता है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस तहरीर को किसी को भी नहीं पता लगने दूंगा। इंस्पेक्टर बहुत ही गुस्से में था। वह बुजुर्ग दाम्पत्य की बात सुनने के बाद इमोशनल हो जाता है और उसके लिए अपने काबिल सब इंस्पेक्टर एसएन सिंह को इस मामले की जांच सौंप देता है और कहते हैं जितनी भी जल्दी हो सके इस लड़की को बरामद करके इसके पिता को सौंप दिया जाए, आरोपी को गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाए। पर यह इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से इंस्पेक्टर ने कह दिया। अक्टूबर का महीना था, लगभग पूरा निकल चुका था, लेकिन ना मास्टर का पता था न लड़की का। बात स्कूल तक न पहुंचे एक दिन एसएन सिंह सीधे गांव पहुंच जाते हैं और प्राइमरी स्कूल में इस टीचर के बारे में और आसपास के गांव के लोगों से पूछताछ चालू कर देते हैं कि मास्टर जी कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आते हैं। उसके बारे में पता करने की कोशिश की जा रही होती है। सब इंस्पेक्टर से
लोगों ने कारण पूछा तो वह बताते हैं कि हमारे पास बेसिक शिक्षा विभाग की एक शिकायत आई है। उस शिकायत में लिखा हुआ है कि मास्टर जी को कुछ धनराशि दी गई थी विद्यालय के काम कराने के लिए, लेकिन मास्टर जी ने काम नहीं करवाया, उसका घोटाला कर लिया। इसलिए इस मामले की जांच की जा रही है और जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे ही बात थी, कुछ इसी बहाने से मास्टर जी के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही। बेटी के बारे में भी कुछ चर्चा उनको नहीं मिली, वे आश्वस्त हो गए। 3 महीने गुजर जाते हैं लेकिन उनकी बेटी का कोई पता नहीं चलता। एसएन सिंह को एक अन्य मामले की जांच दी जाती है। दिसंबर का महीना था और वह जांच करने के लिए निकल पड़ते हैं। वह बाइक पर जा रहे थे, पीछे एक सिपाही बैठा हुआ है। रास्ते में एक लड़की और एक बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें दिखाई देते हैं और जैसे ही वह उनके करीब पहुंचते हैं तो बुजुर्ग व्यक्ति उस पुलिस वालों को देखकर भाग जाता है। वह लड़की वहीं खड़ी रह जाती है। एसएन सिंह को शक होता है, तभी उन्हें 3 महीने पहले का मामला याद आता है। लड़की को पास बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है, बेटा तुम्हारा क्या नाम? लड़की नाम बताती है। उसे और पूछा जाता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, किस गांव में रहती हो? तब इंस्पेक्टर के आगे लड़की खुल जाती है तो वो कहते हैं कि तुम वही लड़की हो ना जिसको हम अक्टूबर महीने से तलाश कर रहे हैं, जिसके पिताजी काफी परेशान है। तुम वही लड़की हो ना, तुम्हारे पिताजी का यह नाम है। उसके पिताजी का असली नाम मैं बता नहीं सकता। इसलिए जब बिल्कुल कंफर्मेशन हो जाता है, पूछताछ की जाती है, वह जो आदमी था तुम्हारे साथ कौन था और कहाँ था? लड़की कहती है कि वह पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, वह कहीं भागा नहीं है। तब तक उस व्यक्ति को पकड़ने दूसरा सब इंस्पेक्टर जाता है और घसीट कर सीधा थाने लेकर आता है। लड़की थाने जाती है, लड़की से पूछताछ की जाती है। वह लड़की बताती है कि उसको किस तरीके से यहाँ पर लाया गया है। इंस्पेक्टर हैदरगढ़ थाने के इंस्पेक्टर साहब से बात करके एक महिला कांस्टेबल को लड़की से पूछताछ करने के लिए नियुक्त करते हैं। लड़की बताती है वह काफी अच्छी होशियार होती है, लेकिन अचानक से उसको फेल कर दिया जाता है। फेल होने की वजह उसको नहीं बताई जाती है। वह कहती है, जब मैं कक्षा 3 में थी तभी यह मास्टर जी यानी कि गुलाम अली विद्यालय में पहली बार आते हैं और उनका स्वभाव कुछ इस तरह का था कि विद्यालय में चाहे कक्षा 2 या कक्षा 3 या कक्षा 5 की लड़कियां जो खूबसूरत हों, उनको किसी ना किसी बहाने से डांटते फटकारते थे। वह लड़की जब डर जाती थी तब उसे अपने पास बुलाते थे, अपनी गोद में बिठाकर उसको गलत नजरिए से, गलत तरीके से छूते थे और परेशान करते थे। शायद ही विद्यालय में ऐसा कोई लड़की बची होगी जिसको उन्होंने बुरी नजर से ना देखा हो और ना ही बुरी नजर से छुआ हो, लेकिन मैं एक ऐसी अभागन थी कि उन्होंने मेरे साथ कुछ ज्यादा ही हदें पार कर दी। कक्षा 4 में आते ही मुझको फेल कर दिया जाता है। उनसे पूछा, मास्टर जी सब कुछ तो सही है, मैं पढ़ने लिखने में भी ठीक है, सब लोग पास हो जाते हैं, पर मुझको ही क्यों फेल कर दिया जाता है? तभी वह उस पर और भी गंदी नजर से देखता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब की बार मैं तुम्हें पास कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। अगर तुम मेरी जरूरत को पूरा कर सकती हो तो ठीक है, और अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बताओगी। वह हामी भर देती है। 2-3 दिनों में बाप लड़की का नाम कटवा देता है, लेकिन हेडमास्टर बहाने से लड़की को बुलाता है, कहता है तुम्हारे पिता तुम्हें मुझे मिलने नहीं देंगे, इसलिए हम भाग चलते हैं। तुम देखने में इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो फिल्मों में भी काम मिल सकता है। कुछ इसी बहाने से उससे लड़की को अपने साथ भगाकर लखनऊ ले जाता है। लखनऊ के एक होटल के कमरे में रुकता है और बताता है, यह मेरी बेटी है। 57 साल का बुजुर्ग मास्टर को दरिंदा कहें, किस 14-15 साल की लड़की को अपने झांसे में लेकर यहाँ आ जाता है। उसके बाद वह तस्वीर और सिंदूर लाता है। तस्वीर सामने रखकर उसकी मांग भर देता है और कहता है कि आज से हम दोनों पति पत्नी हो चुके हैं और तुम मेरी धर्मपत्नी हो गई हो। लड़की कहती है, शादी ऐसे नहीं होती। शुरुआत में उसने डरा धमकाकर उससे कहा कि अगर तुमने यह बात नहीं मानी तो तुम्हारे माता पिता व भाई को मार दिया जाएगा। ऐसे ही बहाने करके वह उस बच्ची के साथ रेप करने लगा। लड़की रोती बिलखती रही। वह पहला दिन था और अब हर दिन उसके साथ वह व्यक्ति दुर्व्यवहार करता और सुहागरात मनाता था। उसे अपनी पत्नी की तरह रखता, लेकिन उसके पास में एक जोड़ी कपड़े थे। जो कपड़े घर से लेकर आई थी वह ज्यादा ही कपड़े गंदे हो चुके थे। अब वह बाहर खरीदारी करने के लिए निकल जाती है तो सिंदूर लगाकर निकलती है। तभी वह हैवान शिक्षक कहता है कि सिंदूर लगाने को जब कहूंगा तब लगाना, बाहर सिंदूर लगाकर मत जाना। कोई अगर तुमसे पूछता है तो कहना कि तुम हमारी बेटी हो, हम लोग बाहर जा रहे हैं और 4 दीवारी के अंदर हम पति पत्नी बनकर रहेंगे। उसके साथ हर दिन वह ऐसी सुहागरात मनाता था। वह कहता था, सिंदूर तुम बाहर तभी लगा सकती हो जब हमारी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसके लिए उसने एक दिन एक व्यक्ति को बुलाया। कहता है कि साहब रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट से आए हुए हैं और हमारी शादी रजिस्टर करना चाहते हैं। मैं उनके लिए खाना बाहर से पैक करा कर लेकर आता हूँ, तुम उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ।
उस व्यक्ति को उसके पास बिठा दिया जाता है। वह व्यक्ति बहाने से रेप करने की कोशिश करता है। कई घंटे वह उसके साथ ही रहता है। वह मास्टर जी अंदर आते हैं तो वह लड़की कहती है, इन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया है, वैसे ही जैसे आप करते हो। क्या ऐसे ही शादी रजिस्टर्ड होती है? मास्टर कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब सर्टिफिकेट मिलेगा तब पता चल जाएगा तुम्हारी उम्र 18 साल है या नहीं। 18 साल की उम्र से कम लड़कियों की शादी नहीं हो सकती, इसलिए सर्टिफिकेट अभी नहीं मिलेगा और सर्टिफिकेट अभी नहीं भरा जाएगा। अब हर दिन कोई ना कोई बदलता था। कुछ दिन होटल में रहते हैं, उसके बाद वह दोनों चले जाते। वह एक दिन अपने रिश्तेदार के यहाँ लखनऊ में सीधे चले जाते हैं। कानपुर में भी एक दिन वह लोग जाते हैं और एक व्यक्ति से मिलते हैं। वह व्यक्ति वकील बनकर आता है और वह कहता है तुम्हारी शादी कर दूंगा, और फिर उस लड़की को लेकर चले जाते हैं। फिर वह वकील व्यक्ति उस लड़की के साथ घिनौना काम करता है। कानपुर में भी नए नए लोग बदलते रहते हैं और उस लड़की का अलग अलग दिन तक अलग अलग तरह से रेप होता रहता है। यहाँ से उसे लेकर अब सुल्तानपुर की तरफ जाने की तैयारी हो रही होती, तभी टेम्पो स्टैंड पर खड़े एक सिपाही को वह लड़की देखती है और वह अपने पति से कहती है कि मुझको प्यास लगी हुई है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? तो वह मास्टर पति पानी लेने के लिए एक दुकान की तरफ चल पड़ता है और वह लड़की दौड़कर उस सिपाही पुलिस वाले के पास पहुंच जाती है। मास्टर सब देख रहा होता है और इससे पहले वह पुलिस को पूरी बात बताती, वह मास्टर उसके पास जाकर खड़े हो जाता है और कहता है, साहब यह मेरी बेटी है, मानसिक रूप से परेशान है और यह पागल हो चुकी है, इसके इलाज के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसने जो भी आपसे बात करी हो कही हो उसका बुरा भला मत मानिएगा। उस पुलिस वाले ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की वह लड़की जो बोल रही थी वह सच था या झूठ था। उसको लेकर मास्टर वहां से चला जाता है। लड़की को लेकर मास्टर सुल्तानपुर पहुंच जाता है। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। मास्टर उसको मारता है, कहता है जितना चिल्लाएगी, जितना चीखेगी, तेरी आवाज उतनी ही दबा दी जाएगी, इसलिए अब यही होगा कि तू चुपचाप रह और अलग अलग लोगों से मिल। इस गांव में जब वह लोग जा रहे थे तो एहसन सिंह यानी कि जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिल जाते हैं। महिला कांस्टेबल इस लड़की की बात सुनती है। वह इतना परेशान हो जाती है कि अंदर से अपना आपा खो बैठती है और वह कुछ कर नहीं सकती। हवालात का दरवाजा खोलती है और इस शिक्षक को बुरी तरीके से मारने पीटने लगती है। जब तक मास्टर बेहोश नहीं हो जाता वह उसको मारती रहती है। चीखों की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर वहां पर दौड़कर आते हैं और उस महिला सिपाही से पूछते हैं कि तुम उसको क्यों मार रही हो? महिला सिपाही कहती है, अगर आपने भी यह सब बात सुन ली तो शायद आप इस दरिंदे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह कहते हैं कि मैं सब सुन चुका हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब कोई हाथ नहीं लगाएगा। हवालात में ताला डाल दो और इंतजार करो, इसको कोर्ट में हाजिर होने के लिए तैयार करो। इंस्पेक्टर अगले ही दिन सुबह सुबह उस हेडमास्टर को लेकर जीप में बिठाता है। 2 सिपाही पीछे बैठे हुए हैं। उसकी सुरक्षा के लिए एक सिपाही गाड़ी चला रहा होता है और इंस्पेक्टर उसको कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी थाने में 8 से 10 महिलाएं कांस्टेबल वहां पर आती हैं और उस शिक्षक को खींचते हुए गाड़ी से नीचे गिरा देती हैं और बुरी तरीके से मारना शुरू कर देती है। तब वह इंस्पेक्टर समझाने की कोशिश करता है, कहता है सिपाहियों व चालकों, इसको मारना बंद कर दो, अगर आप इसको मारेंगे तो आप सब सस्पेंड हो जाएंगे और पूरा थाना सस्पेंड हो सकता है। वह जेल जाता है, ट्रायल चलता है, सारे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। पुलिस कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन माँ बाप केस से पीछे हट। जांच अधिकारी, इंस्पेक्टर होटल वाले सुल्तानपुर, कानपुर, लखनऊ जहाँ पे वे रुके हैं वहां पे जाते हैं और सबूत इकट्ठा करते हैं। तब जज के सामने पेश किया जाता है, वीडियो सबूत दिए जाते हैं। हेडमास्टर को 7 साल की सजा होती है। मित्रों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि आप अपने बच्चे को हर वक्त हर समय ख्याल रखें। वह कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, स्कूल में क्या पढ़ाई करते हैं, इसकी फिक्र आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप गुड टच और बैड टच के जानकारी भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।